हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेनेसा और रेनेसा के साथ साथ हमने सीखा था यूनिवर्सिटी बिट्स को। फ्रेंड्स, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअल में रेनेसा जब पीक पर था तब एक इम्पॉर्टेंट एज थी इंग्लिश हिस्ट्री में और वो एज थी एलिजाबेथन एज। आज हम एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिजाबेथन एज। फ्रेंड्स, एलिजाबेथन एज कब से कब तक रही? 1558 से लेकर 1603 तक रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेनेसा है वो इस एज में फ्लोरिश हुआ, मींस वो अपने प्राइम पर था। और फ्रेंड्स, ये जो रेन था, ये एलिजाबेथन एज किसके नाम पर पड़ा? जैसा कि नाम में ही आपको दिख रहा है, आंसर नाम में ही मिल जाएगा। वो क्या था? वो रेन ऑफ एलिजाबेथ था। और एलिजाबेथ भी फर्स्ट, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है फ्रेंड्स। रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट को हम एलिजाबेथन एज कहते हैं। और ये क्या थी फ्रेंड्स? लेट 16 एंड अर्ली 17th जो सेंचुरी है उसको हम एलिजाबेथन एज कहते हैं। इस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे? अगर हम बात कैरेक्टरिस्टिक्स की करें तो इस एज में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे फ्रेंड्स? विगोरियस इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। जो विगोरस इंटेलेक्चुअल थिंकिंग थी फ्रेंड्स, मींस एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, ये इस एज का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी जो इंटेलेक्चुअल, जो मानसिक रूप से बहुत अधिक उन्नति इस एज में हुई। इस एज का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था फ्रेंड्स, एज ऑफ एडवेंचर एंड डिस्कवरी। इस एज को कहा जाता है एज ऑफ एडवेंचर एंड डिस्कवरी, ये एज कही जाती है। और इसमें फ्रेंड्स न्यू आइडियाज और न्यू एक्सपीरियंस वो फ्लोरिश हुए। क्लियर? यानी अगर हम एलिजाबेथन एज की बात करें, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, डिस्कवरी, एडवेंचर, न्यू आइडियाज और न्यू एक्सपीरियंसेस। इसी एज में 30 इयर्स वार हुआ। 30 इयर्स वार, जो एक वार था इंग्लिश हिस्ट्री में। और फ्रेंड्स, जो वार था वो 1618 से लेके और 1648 तक वो चला। इस वार को 30 इयर्स वार कहा जाता है। और इसका रिजल्ट ये था कि इसमें कॉमन पीपल्स और जो आर्मी है उसके सहित इसमें 5 से 8 मिलियन लोग जो थे वो मारे गए थे। क्लियर? 5 to 8 मिलियन पीपल, इतनी डेथ इस एज में हुई थी। और इसमें एक और दूसरी एक घटना थी, और वो क्या थी? द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा। क्लियर? और डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा कब हुआ फ्रेंड्स? ये 1588 में हुआ। और एक्चुअली ये आर्मडा क्या है? आर्मडा क्या होता है ये मैं बता दूं। स्पेनिश तो आपको क्लियर हो रहा होगा, रिलेटेड टू स्पेन। लेकिन अरमडा क्या है? अरमडा किसको कहा जाता है? अरमडा कहा जाता है फ्रेंड्स, जो फ्लीट होता है, जो वार शिप होते हैं, उनके फ्लीट को अरमडा कहा जाता है। और जो स्पेनिश
फ्लीट था, स्पेनिश जो लड़ाकू जो जहाज थे उनका जो फ्लीट था, उस फ्लीट को जो इंग्लिश फ्लीट था उसने हरा दिया था। और ये जो ऐतिहासिक घटना है, इस ऐतिहासिक घटना को द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा के नाम से इस हिस्ट्री में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर पोएट्री और ड्रामा के गोल्डन एज की बात करें, अगर आपसे पूछा जाता है विच एज इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड ड्रामा, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा एलिजाबेथन एज। यानी इस एज को क्या कहा जाता है, द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड ड्रामा, ये एज कही जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट फिगर्स की बात करें, तो इसका जो इंपॉर्टेंट फिगर है, इंपॉर्टेंट इसमें जो ऑथर हुए हैं वो हुए हैं विलियम शेक्सपियर। और शेक्सपियर के नाम पर इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी हम कहते हैं। इसके अलावा बेन जॉनसन, जो जॉनसन थे फ्रेंड्स वो शेक्सपियर के ही कंटेम्पोरेरी थे। बेकन, बेकन के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो भी इसी एज में थे। और हम पिछले वाले लेक्चर में यूनिवर्सिटी विट्स को हम स्टडी किए हैं, वहां 7 ऑथर्स थे, उनके जो ग्रुप को हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं, वो या तो ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट थे या कैम्ब्रिज से थे। सर फिलिप सिडनी, एक्सेट्रा, ये प्रोमिनेंट जो ऑथर थे इस एज के, ये मैंने आपको लिख दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे थे, लेकिन उनकी हमें आई थिंक जरूरत यहाँ नहीं है समझने की, इतना बहुत ज्यादा हिस्ट्री में जाने की। फ्रेंड्स, जो बेन जॉनसन का नाम आता है, बेन जॉनसन एक बड़े राइवल नेचर के ऑथर थे, एक बड़े प्लेराइट थे, और इन्होंने क्या किया, स्टार्टेड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है फ्रेंड्स, बेन जॉनसन को जाता था, बेन जॉनसन को जाता है। और इन्होंने इनकी जो फेमस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर थी, एवरी मैन इज इन ह्यूमर। क्लियर? इसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स, बेन जॉनसन ने एक कमेंट शेक्सपियर पे किया था, और वो बड़ा कमेंट था। वो क्या था फ्रेंड्स? बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को कहा था, बताइए क्या कहा था? शायद आपको याद होगा कि शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन लेस ग्रीक। लिटिल लैटिन लेस ग्रीक। क्योंकि शेक्सपियर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने शेक्सपियर पे ये एक कमेंट किया था। क्लियर? उनको क्रिटिसाइज किया था इस बात को कहते हैं। फ्रेंड्स, जब रेनेसां पीक पर था तब एक एज और थी, और वो एज थी जैकोबियन एज। और ये कब से थी फ्रेंड्स? 1603 टू 1625, यानी 1603 से लेकर और 1625 तक की जो एज है उसको इंग्लिश हिस्ट्री में हम जैकोबियन एज के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम दिख रहा है जैकोबियन, ये किससे पड़ा? ये जेम्स से नाम डेराइव हुआ जैकोबियन। और बात जेम्स की आती है तो जेम्स भी कई रहे हैं हिस्ट्री में। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आपको बता देता हूं। जो जेम्स सिक्स्थ है फ्रेंड्स, जेम्स सिक्स्थ स्कॉटलैंड के थे। वो गद्दी पर बैठे, इंग्लैंड की गद्दी पर बैठे 1603 में। और कैसे बैठे? वो जेम्स फर्स्ट के नाम से बैठे।
और जेम्स फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने 1603 से लेके अपनी डेथ डेथ उनकी 1625 में हुई थी, तब तक उन्होंने शासन किया। यानी जो जेम्स सिक्स थे स्कॉटलैंड के, वो ही जेम्स फर्स्ट थे इंग्लैंड के। क्लियर? वो दोनों सेम व्यक्ति थे, यानी जो स्कॉटलैंड में 1600 सॉरी जो स्कॉटलैंड में जेम्स सिक्स के नाम से थे, वो ही इंग्लैंड में 1603 में जेम्स फर्स्ट के नाम से बैठे। अब एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ यूनिफिकेशन हुआ, यहाँ एकीकरण हुआ स्कॉटलैंड का और इंग्लैंड का। क्लियर? चलिए, अब इस एज की अगर हम लिटरेरी आउटपुट की बात करें तो इस एज में शेक्सपियर का ओथेलो आया, ओथेलो के बाद किंग लियर और मैकबेथ, और इसी के साथ साथ द टेम्पेस्ट। 1604 में तो ओथेलो आया था, किंग लियर आया फ्रेंड 1605 में, मैकबेथ आया 1606 में, और आपका टेम्पेस्ट आया था 1611 में। क्लियर है फ्रेंड्स? साथ साथ आपके ये सन है, इनको भी आप यहाँ याद करते रहना, ये भी पूछे जाते हैं कई बार। और कई बार तो वो एक क्वेश्चन ये आया है, कई बार क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, कि विलियम शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनको क्रोनोलॉजिकली एक ऑर्डर में लगाइए। वो चारों ट्रेजेडी यानी हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, लियर में किस क्रम में ये आए थे? तो इसका एक क्रम आप याद रख लीजिए, HOLM। ये एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है, HOLM, हैमलेट, ओथेलो, लियर एंड मैकबेथ। और इनके ईयर भी आप याद कर लीजिए, हैमलेट था 1601 में, और बाकी ये तीनों है 4, 5, 6। क्या है फ्रेंड्स इनका तरीका याद रखने का? HOLM 1601, 4, 5, 6, यानी पहला 1601 में था हैमलेट, ओथेलो 4, 5, 6, ये तीनों एक एक साल के अंतर से आए थे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, अगर इस एज की हम लिटरेरी फिगर्स की बात करें तो उसमें हमें नाम मिलता है बेन जॉनसन का, चूंकि जॉनसन भी समकालीन थे इनके, टॉमस मिडिल्टन का, और यही एक इंपॉर्टेंट है कैवलियर पोएट्स। कैवलियर पोएट्स भी इसी एज में थे फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ जॉन डन और बेकन, ये इस एज की लिटरेरी फिगर्स थी। और ये सेम लिटरेरी फिगर्स आपको कहाँ एलिजाबेथन एज में भी मिलेगी, क्योंकि वही दोनों का टेन्यूर था, दोनों का जो राइटिंग थी वो उसी पैरेलल थी। क्लियर? और इस एज का जैकोबियन एज में एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री वो क्या था? किंग जेम्स बाइबल। किंग जेम्स ने बाइबल लिखी थी फ्रेंड्स, और वो कब आई थी? वो आई थी 1611 में, यानी 1611 में बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन आया था, जो किसने लिखा था? जो किंग जेम्स बाइबल के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वाइक्लिफ था, वाइक्लिफ के साथ और स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी ट्रांसलेशन सबसे पहले किसकी की थी? बाइबल की थी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, नेक्स्ट अगर बात करें तो जो बेन जॉनसन थे, बेन जॉनसन ने इसी एज में वो राइटिंग मास्क स्टार्टेड मास्क लिखना बेन जॉनसन ने शुरू किया था। क्लियर है फ्रेंड्स? मास्क क्या होता है? एक प्रकार का प्ले होता है, प्ले में जो मुखौटा लगा के जो प्रदर्शन होता है उसको हम मास्क कहते हैं जनरली। और डिटेल में जब मास्क ये लिटरेरी फॉर्म्स हम पढ़ेंगे तब इसको हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ 1617 में जॉर्ज चॉपमैन ने
जो ट्रांसलेशन दी थी वो होमर की इलियड और ओडिसी की इंग्लिश ट्रांसलेशन आई थी, वो भी जैकोबियन एज में ही आई थी। और कब आई थी फ्रेंड्स? 1617, यानी 1617 में क्या आई थी? चैपमैन्स होमर, होमर एंड ओडिसी। क्लियर? तो ये जैकोबियन एज के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, वो मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद का जो पीरियड है, जो हमारी क्लासिकल एज है या इसका जो डेक्लाइन है, अभी हमारे पास प्यूरिटन एज रह गई है, मिल्टन, और इसके बाद जो न्यो क्लासिकल है उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, आपके जो सजेशंस हैं वो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो प्लीज अपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो भी मेरे लिए मायने रखता है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।